हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आपने देखा पिछले वीडियो में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी समझा। और एनपीआर एनसीआर वाले जो ये टर्म्स हैं, देखिए इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर आपके, अब देखिए सबसे मेन पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या देखा कि एनपीआर जब हम करते हैं तो दैट इज सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ओके। एनसीआर जब हम करते हैं तो दैट इज सिलेक्शन। मतलब ले दे के हो क्या रहा है, सिलेक्शन तो होगा ही पहले, ओके। सिलेक्शन के बाद ही अरेंजमेंट हो सकता है, तो सिलेक्शन तो हर केस में करना ही है। तो एक तरह से ऐसा सोचिए कि एनसीआर तो आपको हर जगह ही लगाना है, एनसीआर से तो कभी बचना ही नहीं है, एनसीआर तो हर जगह लगेगा। फिर एनपीआर क्या हुआ, एनपीआर क्या हुआ कि आप एनसीआर में मल्टीप्लाई कर देंगे आर फैक्टोरियल, ओके। बेसिकली यही हो रहा है ना। देखिए एनसीआर को आप जब आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है एनपीआर। तो ये क्या बताता है, ये एनसीआर बताता है आपके सिलेक्शन को और आर फैक्टोरियल बताता है अरेंजमेंट को, ओके। एनसीआर बताता है सिलेक्शन को, आर फैक्टोरियल बताता है अरेंजमेंट को। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सिलेक्शन तो हमें हर बार ही करना है, ये तो कभी बच ही नहीं सकते सिलेक्शन से। तो जब भी आप सिलेक्शन कर लें, सिलेक्शन के बाद आप ये देख लीजिए कि जो ग्रुप आपने फॉर्म किया है, क्या उस ग्रुप में अगर मैं पोजीशंस बदल दूं 2-3 लोगों की तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या उससे मेरे टास्क के डेफिनेशन में कोई चेंज आ रहा है क्या। अगर चेंज आ रहा है तो आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आ रहा तो फिर ये एनसीआर को ही लेके चलने दो, ओके। आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि आपको सिलेक्शन तो हर जगह ही करना है, अरेंजमेंट डिपेंडिंग ऑन द टास्क आपको अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज जियोमेट्रिकल परम्यूटेशन, ओके। या जियोमेट्रिकल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि परम्यूटेशन ही लगेगा हर जगह, कॉम्बिनेशन भी लग सकता है, ओके। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट इट विथ अ सिंपल क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन सेज एन 8x8 chess board has black and white alternate squares, ओके। मतलब क्या बोला उसने, 8x8 चेस बोर्ड है जिसपे ब्लैक एंड व्हाइट ऑल्टरनेट स्क्वायर, मतलब नॉर्मल चेस बोर्ड है, ओके। तो ये तो जस्ट एक कंफ्यूज करने की भाषा रहती है, क्वेश्चन में आपको मिल जाती है इस तरह की, तो इसलिए अपन ने लिख दी कि 8x8 चेस बोर्ड हैज ब्लैक एंड व्हाइट alternate, okay, alternate की spelling, alternate squares, okay. How many rectangles can be formed on this chess board? ओके, नाउ क्वेश्चन कहता है कि एक 8x8 का चेस बोर्ड है, इस चेस बोर्ड पर ब्लैक और व्हाइट का स्ट्राइप्स है, ठीक है, मान लिया। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहां से शुरू होता है, यहां से। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस चेस बोर्ड, मतलब हमें ये बताना है कि जो 8x8 का चेस बोर्ड है इस पे कितने रेक्टेंगल्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कितने रेक्टेंगल्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए चेस बोर्ड बनाते हैं तो उससे काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चेस बोर्ड कैसा है, 8x8 का, ओके। दिस इज वर्टिकल लाइंस एंड लेट्स सी इसी से बना देते हैं, ओके। So now you can see a chessboard in front of you. This is an 8x8 chessboard. देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 जो स्क्वायर्स हैं ऐसा हॉरिजॉन्टल में दिखते हैं, 8 स्क्वायर्स वर्टिकल में दिखते हैं, ओके। Now we have to determine the rectangles that can be formed on this square board. Okay, अब rectangle कैसा होगा? For example मैंने ये सिलेक्ट किया,
तो आप बोलेंगे ये तो स्क्वायर है, नहीं, हाँ स्क्वायर है, बट स्क्वायर क्या होता है, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, सो डेफिनेटली आई विल कंसिडर दिस स्क्वायर ऑल्सो एज अ रेक्टेंगल। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स, ओके, क्वेश्चन में मेंशन होता हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स, तब मैं बिल्कुल इस चीज को रेक्टेंगल ही स्क्वायर ही मानता, रेक्टेंगल नहीं मानता। लेकिन अभी कुछ भी मेंशन नहीं है, इट इज सिंपली आस्किंग हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। सो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स मतलब ऑल टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ओके। उसके बाद यहां पे देखते हैं क्या ये एक रेक्टेंगल हुआ, क्या ये जो रेड से हमने मार्क किया डेफिनेटली रेक्टेंगल हुआ। क्या ये भी एक रेक्टेंगल कहलाएगा, ये जो बना है कुछ इस तरह का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया इसमें ये वाली लाइन इस रेक्टेंगल में भी आती है और इस रेक्टेंगल में भी आती है, तो क्या ये रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा? यस, दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। क्या एक या दो लाइन के ओवरलैप होने से रेक्टेंगल हमारा आइडेंटिकल हो गया? नहीं, ये रेक्टेंगल अलग है। देखिए ये वाला एक रेक्टेंगल अलग फॉर्म हुआ है, ये एक रेक्टेंगल अलग फॉर्म हुआ है, ओके। सो हमारे पास क्या है, मल्टीपल रेक्टेंगल्स है। क्या रेक्टेंगल्स इस तरह का भी हो सकता है? देखिए कुछ इस तरह का, क्या इस तरह का रेक्टेंगल भी मैं बना सकता हूं? यस, डेफिनेटली आई कैन फॉर्म दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगल। क्या मैं इस तरह का रेक्टेंगल बना सकता हूं? ऑब्वियसली ऐसा रेक्टेंगल भी पॉसिबल है, मतलब मैं किसी भी तरह का रेक्टेंगल यहां पे फॉर्म कर सकता हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रेक्टेंगल बन कैसे रहा है, सबसे बड़ा, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर जब समझेंगे क्वेश्चन को तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक रेक्टेंगल, कोई सा भी रेक्टेंगल फॉर्म कैसे हो रहा है। अगर हम एक रेक्टेंगल को बना के देखें, देखिए कुछ इस तरह से, तो जब दो वर्टिकल लाइंस दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दो वर्टिकल लाइंस के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, ओके, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दो वर्टिकल लाइंस के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, तब एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि जब भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो दो हॉरिजॉन्टल कौन सी हो सकती है? दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं, मतलब कोई सी भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई सी भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लीजिए, वही दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ऊपर से देखा जाए तो वर्टिकल लाइंस कौन सी हो सकती है? ये दोनों हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, ये दोनों, कोई सी भी दो हो सकती है, मतलब इन ऊपर की वर्टिकल लाइंस में से कोई सी भी दो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं उन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं, ओके। तो आप क्या देख सकते हैं कि रेक्टेंगल फॉर्म होने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए और दो वर्टिकल लाइंस चाहिए। तो दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल्स को जैसे ही मैं सिलेक्ट कर लूंगा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इट मींस जितने तरीकों से मैं दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन सिलेक्ट कर सकता हूं, उतने तरीकों से मैं एक रेक्टेंगल फॉर्म कर सकता हूं, ओके। अब ऐसा हमने क्यों कहा? क्या इसमें रेक्टेंगल रिपीट होंगे? नहीं होंगे, रिपीट बिल्कुल भी नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम डिस्टिंक्ट सिलेक्ट करेंगे, हम ऐसा नहीं कि सेम ही पेयर को बार बार लेते चले जाएंगे, ओके। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे लाइंस के, वो सब के सब डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, ओके। सो इसीलिए अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। So we have 9 different horizontal lines. Out of these 9 lines, how many I have to select? I have to select 2 lines. So 9 में से 2 lines select करने का तरीका, अब देखिए सिलेक्शन करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 9C2, क्या हम चेक करें कि इसमें परम्यूटेशन भी होगा क्या, इसमें अरेंजमेंट भी होगा क्या? लेट सपोज मैं बोल देता हूँ ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 लाइन्स है, ओके। अब मैं मान लीजिए 1 और 8 को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो 1 और 8 को सिलेक्ट करा तो ये दोनों सिलेक्ट हो गई और ये दोनों ऐसी मूव कर रही हैं, ओके। अगर मैं इसमें 8 और 1 को सिलेक्ट करता तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ जाता? क्या 8 वाली लाइन ऊपर आ जाती, 1 वाली नीचे चली जाती? नहीं, उससे फर्क पड़ता क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए अरेंजमेंट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। तो 9C2 तरीके से हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर ली। अब वर्टिकल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 9 डिफरेंट लाइंस।
तो 9 में से 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करने का तरीका 9C2। नाउ सवाल आता है ये 9C2 हॉरिजॉन्टल है, ये 9C2 वर्टिकल है, क्या करें, मल्टीप्लाई या फिर ऐड? तो ऑब्वियस सी बात है, एक रेक्टेंगल कब फॉर्म होगा, जब 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल मिलेंगे तब। सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करने से रेक्टेंगल फॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ वर्टिकल सिलेक्ट करने से भी रेक्टेंगल फॉर्म नहीं हो रहा, दोनों को फॉर्म होना, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके फॉर्म होगा। इसीलिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स will be equals to 9C2 into 9C2। ओके, 9C2 into 9C2। तो यहां पर ये आ गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द 2 लाइन्स। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे, देखिए मुद्दा ये है कि अभी हमने क्या करा, ऐसे रेक्टेंगल्स फॉर्म करे जिसमें स्क्वायर्स भी सिलेक्ट हो गए, जिसमें रेक्टेंगल्स के साथ साथ स्क्वायर्स भी आ गए। तो अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में जरा सॉल्व करके कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने फॉर्म होंगे। ओके, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने फॉर्म होंगे इस पर्टिकुलर चेस बोर्ड में। आई मीन टू से स्क्वायर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 1x1 वाले स्क्वायर, 2x2 के भी होंगे, 3x3 के भी होंगे, 4x4 के भी होंगे, 5x5 के भी होंगे, 6x6, 7x7 अप टू 8x8। ओके, हर तरह के स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो जरा कैलकुलेट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जब मैंने ये 1x1 2x2 बोला तो आपको मैंने एक तरह से हिंट दे दी कि आप कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो जरा सॉल्व करिए एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड मार्क योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन में लेट्स अज्यूम कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज A B C D, let's suppose this is E and let's suppose somewhere here we can plot as F. Okay, these are some different points, okay, in space, on not on space, let's say on 2D, okay, on 2D plane. तो ये 2D plane में मेरे पास अलग अलग points हैं। okay, now I want to draw a straight line, okay, I want to draw a straight line and I want to determine how many straight lines can be drawn, okay, how many straight lines can be drawn from these points। okay, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये डिटरमाइन करना है कि कितनी स्ट्रेट लाइंस बनाई जा सकती हैं इन सभी पॉइंट्स को यूज करके। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तो एक तरह से अगर मैं एक पॉइंट लगा दूं ऐसा और मैं एक लाइन बना दूं ऐसा, तो मैं कहूंगा कि हाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक पॉइंट यूज करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये एक पॉइंट से क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, मैं एक और बना सकता हूँ ऐसी, फिर एक और बना सकता हूँ ऐसी, फिर एक और एंड सो ऑन। आई कैन ड्रॉ इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन्स। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिफाइन करना है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिकली डिफाइनिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो यूनिकली डिफाइन करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। ओके, एक स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए। तो यहां पर हमें क्या डिस्कस करना है, इन सातों इस पॉइंट से, ओके, इन 6 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है वो किस तरह से बनेगी, वो कौन सी बनेगी, वो कैसे बनेगी और यूनिकली बनानी है। ओके, ऐसा नहीं है कि ई पॉइंट लिया और इससे बहुत सारी लाइन खींच दी तो इनफाइनाइट लाइन्स हो गई। इट इज नॉट लाइक दैट। तो हम क्या कहते हैं कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। तो यहां से अगर मैं कभी भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो 2 पॉइंट सिलेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ए और बी को सिलेक्ट करा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ए और एफ को सिलेक्ट करा तो एक और स्ट्रेट लाइन बन गई, ए और ई को सिलेक्ट करा तो एक और स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, इसको अभी हम यहां लिख देते हैं, सपोज ये सी यहाँ पे, तो ए और ई को सिलेक्ट करा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ए और सी को सिलेक्ट करा तो ये एक और बन गई, सी और ई को करा तो एक और बन गई। इसका मतलब इन पॉइंट्स में से मैं कभी भी 2 पॉइंट्स सिलेक्ट करूंगा। ओके, इन 6 पॉइंट्स में से जब भी मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो हर बार मुझे एक नई स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि इन 6 पॉइंट्स में से जब भी आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे एक नई स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। तो इट मींस जितने तरीकों से मैं इन 6 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूं उतने तरीकों से मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स। ओके,
कितने तरीकों से स्ट्रेट लाइन बन सकती है? जितने तरीकों से आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम 2 पॉइंट देखते हैं, कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6C2 तरीके से हम 6 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं और 6C2 तरीके से ही हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी कैन हैव हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट्स? 6C2 स्ट्रेट लाइंस। ओके, अब मान लीजिए ये 6 की जगह पे n पॉइंट्स होते हैं। ओके, n पॉइंट्स, तो अगर n पॉइंट्स होंगे तो n पॉइंट्स में क्या होगा? n पॉइंट्स होने से स्ट्रेट लाइन की जो डेफिनेशन है वो तो चेंज नहीं होगी। तो n में से भी क्या होगा? जितने तरीकों से आप n में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर पाओगे उतनी तरीकों से आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर पाओगे। तो इसलिए n पॉइंट्स में आपका नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगी NC2। ओके, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बन जाएंगी? NC2। ओके, नाउ अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट डालते हैं। ट्विस्ट कैसा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है E आपका, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है E, और यहां पर एक और पॉइंट है, लेट्स सपोज G। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि A, E और G ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो लाई करते हैं दे आर कोलिनियर, तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी हमें सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, तो मतलब 7 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो 7C2 तरीके से बननी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारी नजर इन कोलिनियर पॉइंट्स पे जाती है, यहां पर हम क्या देखते हैं? अगर मान लीजिए पॉइंट A और E सिलेक्ट हुआ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि G से पास होती हुई जाएगी, बिकॉज दीज 3 आर कोलिनियर। अगर A और G सिलेक्ट हुआ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि E से पास होती हुई जाएगी, बिकॉज AEG आर कोलिनियर। और अगर E और G सिलेक्ट हुआ तो E और G से भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि A से पास होती हुई जाएगी। ओके, बिकॉज दीज 3 आर कोलिनियर। इसका मतलब इन तीनों में से अगर मैंने कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करे, सो दे विल ऑलवेज गिव द सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, they will always give the same straight line. So we can see A and E will give the same straight line as E and G or as A and G. So यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास रिडंडेंसी होगी, हमारे पास केस जो है वो केसेस रिपीट होने लगे। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो बिल्कुल प्रिंसिपल ही ये उद्देश्य है कि डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ नंबर ऑफ वेज निकाले जाएं, डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स निकाले जाएं। तो हम देखते हैं 7C2 तो हमारा आंसर नहीं है। फिर क्या करें? हम इसमें से वो केसेस माइनस कर देते हैं जिसमें ये 3 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे कितने केसेस बन रहे होंगे जिसमें ये 3 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट हो रहे होंगे? दैट इज 3C2, क्योंकि ये 3 है, 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 3 में से 2 जितनी बार आप सिलेक्ट करते जाओगे, सो 3C2 विल बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट केसेस। ओके, जिसमें ये लाइन सिलेक्ट हो रही है। अब मैंने इसको माइनस कर दिया इसमें से, लेकिन जैसे ही मैंने 3C2 माइनस किया वैसे ही क्या हुआ? ये स्ट्रेट लाइन ही उड़ गई, ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन हट गई। ओके, पॉइंट्स नहीं हटे, स्ट्रेट लाइन हट गई। लेकिन मुझे एक बार तो इस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली है तो ये स्ट्रेट लाइन ही। तो इसीलिए एक +1 और हम एक्स्ट्रा कर देंगे। ओके, सो अगर इन 7 पॉइंट्स में से 3 कोलिनियर हैं तो इस केस में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी 7C2 माइनस 3C2 +1। अब यहां पे देखते हैं, देखिए n पॉइंट्स हैं अगर मेरे पास, उसमें से m आर कोलिनियर। मैं मानता हूं कि मेरे पास n पॉइंट्स हैं, उसमें से m कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं n पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइंस बना लूंगा। कैसे निकालेंगे? NC2, तो NC2 रिप्रेजेंट्स the possible straight lines, all the possible straight lines. But what we can see कि out of these n points there are m points which are collinear. So if in any case we found 2 points out of these m collinear points, it will give you the exact same straight line. वही की वही स्ट्रेट लाइन बार बार आपको दोहराता हुआ रहेगा, बार बार वही दिखाता रहेगा। तो इसीलिए MC2 वाले स्ट्रेट लाइंस को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमने MC2 माइनस कर दिया, लेकिन माइनस करने पे क्या हुआ? आपकी पूरी की पूरी लाइन उड़ गई। ठीक है ना, जो ये m कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाली लाइन थी, ओके, वो पूरी की पूरी लाइन ही हट गई। लेकिन मुझे एक बार तो जोड़ना पड़ेगा ना, बिकॉज हमें लाइन तो चाहिए, लाइन तो कंसिडर करेंगे। भले ही वो बहुत सारे पॉइंट से पास होती जा रही, लेकिन है तो लाइन ही, तो उसके साथ ऐसा नाइंसाफी नहीं करेंगे, इसलिए वी विल ऐड 1। सो ये आ गया, अगर n पॉइंट्स में से m कोलिनियर है तो उसमें स्ट्रेट लाइंस कितनी बन सकती है? NC2 माइनस MC2 +1। ओके,
नाउ अगर ये चीज समझ में आ गई तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो बड़ा ही आसान है। देखिए कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल कैसे बनेगा जब हम 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स, इफ सिलेक्ट 3 पॉइंट्स। सो व्हाट वी कैन सी कि अगर इन सभी सातों में से कोई भी 3 पॉइंट आपने सिलेक्ट करे तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब n में से अगर कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो भी ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, NC3। सो NC3 विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। लेकिन अब मुद्दा आता है वापस से कोलिनियर पॉइंट्स का। जैसे कि देखिए यहाँ पर मुझे दिखता है A, E और G कोलिनियर है। तो हमने कहा कि ठीक है इसमें से ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो ट्राइंगल जब हमने फॉर्म किया तो 7C3 लिखकर हमने ये बता दिया कि हाँ 7C3 तरीकों से 7 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सभी के सभी पॉइंट्स ट्राइंगल बताएंगे? नहीं। फिर जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर वाले सिलेक्ट होंगे, जैसे कि मान लीजिए AEG सिलेक्ट हो गए, तीनों पॉइंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 3 पॉइंट्स। तो जब तीनों पॉइंट्स AEG वाले सिलेक्ट हो गए उस केस में क्या होगा, ये एक ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा जिसका एरिया 0 होगा। ओके, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन बन गया सो विल नॉट कंसीडर इट एज अ ट्राइंगल। सो इसका मतलब मुझे इसमें से वो केसेस माइनस करने होंगे जहां पर तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर वाले आ जाए। ओके, 2 कोलिनियर आ जाए चल जाएगा। जैसे कि देखिए अगर A और E सिलेक्ट कर लिया और साथ में B ले लिया, so this will form a triangle, that is not a problem. But the problem arises when we have A, E and G, all the 3 points, all the collinear points come together, कि तीनों अपने जो पॉइंट सिलेक्ट करे कोलिनियर ही ले लिए। मान लीजिए 50 पॉइंट है, 50 में से 10 कोलिनियर है, तो अगर 10 में से वो 3 हर बार कोलिनियर वाले ही पेयर सिलेक्ट कर लिया आपने, ओके, तो क्या होगा, तो आपको हर बार एक स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी, एक ट्राइंगल मिलेगा जिसका एरिया 0 होगा। लेकिन हमें ऐसे ट्राइंगल चाहिए जो फाइनाइट एरिया वाले हो। तो 7C3 में से हम माइनस कर देंगे कितने पॉइंट से, देखिए 3 में से 3 सिलेक्ट करने का तरीका 3C3। क्या इसमें +1 हम करेंगे? +1 नहीं, हम इसमें +1 नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि ये हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा ट्राइंगल हमें चाहिए ही नहीं। स्ट्रेट लाइन में तो +1 किया था बिकॉज एक बार तो स्ट्रेट लाइन मानना था, बट यहां पे जब माइनस किया because we are not considering it as a triangle, so that's why we just eliminated it. So our answer will be 7C3 minus 3C3. Okay, तो number of triangles ये वाले केस के लिए तो ये होगा NC3, और दूसरे केस के लिए number of triangles कितने हो जाएंगे? number of triangles, तो यहाँ पे क्या है देखिए n पॉइंट्स है जिसमें से m कोलिनियर है, तो n पॉइंट्स में से ट्राइंगल फॉर्म करने का तरीका NC3 रहेगा। और इन m पॉइंट्स में से कोलिनियर वाले 3 सिलेक्ट हुए तो वो केस खराब हो जाएंगे, तो माइनस कर देंगे हम MC3। ओके, सो MC3 विल रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स और फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस बिकॉज m पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, सो ये बेसिक आइडिया है ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन का, सो इसे नोट कीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए अभी हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को, कि स्ट्रेट लाइन का किस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है, ट्राइंगल का किस तरह से। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 7 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड 12 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक लाइन पे 7 पॉइंट है, दूसरी लाइन पे 12 पॉइंट है, तो ये बताइए कि इन सभी पॉइंट्स को यूज करके कितने ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये क्वेश्चन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है जो अभी हमने डिराइव करा, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग था, उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको आगे के क्वेश्चंस को सोचना होगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, 7 कोलिनियर है, 7 कोलिनियर पॉइंट्स है एक तरफ, दूसरी तरफ 12 कोलिनियर पॉइंट्स है सॉरी, तो 7 कोलिनियर और 12 कोलिनियर इन पॉइंट्स को मिला के कितने ट्राइंगल्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको जरा एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए ये एक लाइन है, ओके, L1, इस पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स है। ये दूसरी लाइन है L2, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 पॉइंट्स हैं। ओके, अब आपको इन सभी पॉइंट्स को मिला के ट्राइंगल फॉर्म करना है। अब देखिए ट्राइंगल बनेगा कब, ट्राइंगल तब बनेगा जब एटलीस्ट एक पॉइंट नॉन कोलिनियर हो। ओके, जरा सोचिए क्या बोला मैंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है यूनिकली, तो हमने कोई भी 2 पॉइंट लेके एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब
तीसरा जो पॉइंट है वो किसी भी कीमत पर इन दोनों के साथ कोलिनियर नहीं होना चाहिए, उसको एक अलग जगह होना चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर अपन देखें तो L2 लाइन के सभी पॉइंट्स एक दूसरे के कोलिनियर है, इसका मतलब मैं तीनों पॉइंट्स इसमें से तो सिलेक्ट नहीं कर सकता। फिर L1 की बात करें तो L1 में भी देखिए सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मैं इसमें से भी तीनों पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं मैक्सिमम इसमें से कितने पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूं? आई विल से 2। ओके, मैक्सिमम कितने पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूं? 2। तो और मिनिमम कितने कर सकता हूं? 1। ऐसा क्यों होगा अभी समझते हैं। देखिए इसमें से हम कहते हैं कि अगर आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट आप इसमें से ले लीजिए तो आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करा और इन दोनों के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा तीनों को मिला के। ओके, दूसरा तरीका क्या कि मैंने 2 पॉइंट्स इसमें से ले लिए, जैसे कि ये ले लिया और ये ले लिया और इसके साथ एक ये पॉइंट ले लिया इस तरफ में, तो ये तीनों मिला के भी ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे। तो अल्टीमेटली केस क्या बन रहा है, देखिए जब हम ये रेड पॉइंट्स सिलेक्ट करते हैं तो भी ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तब भी ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो बेसिकली हम ट्रायंगल फॉर्म किस तरह से करेंगे, हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे पहले L1 और L2 को L1 में से 1 पॉइंट और L2 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करके, दूसरा ट्रायंगल हम फॉर्म करेंगे L1 में से 2 पॉइंट्स और L2 में से 1 पॉइंट सिलेक्ट करके। ठीक है, अच्छा कितने तरीकों से L1 में से 1 पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा? इट विल बी दीज आर 7 पॉइंट्स और एक सिलेक्ट करना है तो इसका हो जाएगा 7C1। ओके, और कितने तरीकों में से L2 से 2 पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे? इट विल बी 12C2। ओके, 12C2 और 7C1। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी या ऐड होंगी? अगेन वही क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जा रहा है ताकि बार बार रब हो माइंड में आपके और क्लियर हो जाए एक बार में कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए जब तक L1 और L2 दोनों से ही पॉइंट नहीं सिलेक्ट हो जाते ट्रायंगल फॉर्म नहीं होने वाला, इसीलिए तो पूरा करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा केस, L1 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। देखिए 7 पॉइंट है यहाँ पे, 7 में से कोई 2 पिक कर लेते हैं तो वी विल गेट 7C2 एंड यहाँ पे 12 पॉइंट है, 12 में से कोई 2 पिक कर लेते हैं तो विल गेट एक पिक कर लेते हैं तो 12C1। सो 7C2 इंटू 12C1। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए 7C1 इंटू 12C2 प्लस 7C2 इंटू 12C1। दिस इज द टोटल पॉसिबल triangles that can be formed out of 7 collinear and 12 collinear points. Okay, so this is how you can define the triangle. इस तरह से आप solve कर सकते हैं. Okay, so you can note this. Okay, so dear friends, हमने अब यहाँ पे आपने देखा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी हमने कंप्लीट कर लिया है. तो अगर टॉपिक्स की बात करें तो जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, देखिए टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस को पूरा पढ़ लिया है, हमने फिर परसेंटेजेस एंड रेशियो प्रोपोर्शंस को डिस्कस कर लिया, प्रॉफिट लॉस को डिस्कस कर लिया और साथ ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. तो ये 5 जो टॉपिक्स हैं हमारे जो मेजर वेटेज कवर करते हैं उनको हमने कवर कर लिया है. अब यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं और फिर आगे के जो टॉपिक्स है वो मैं 27 और 28 ऑफ डिसम्बर में रिकॉर्ड करके एंड यू विल get those topics. Okay, so thank you very much.